आज मैं आपको चंद्रगहना से लौटती बेर नाम की कविता जो है वह पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ था। इन्होंने अपने कॉलेज की शिक्षा इलाहाबाद से तथा LLB की शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ये व्यवसाय से वकील थे और बांदा में वकालत करते हुए राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक जीवन में सक्रिय रहे। सन 2000 में उनका देहांत भी हो गया। इनकी रचनाएं थी नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, इत्यादि इत्यादि। इस पाठ में इन्होंने क्या लिखा है? चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में कवि के प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम को व्यक्त करता है। कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे हैं और लौटते समय उनके किसान मन को खेतों की प्राकृतिक सौंदर्य अपने ओर आकर्षित करती है। कवि उसी सृजनात्मक कल्पना को इस कविता में चित्रित कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। वे साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखते हैं और शहरी विकास की भौतिकता में भी अपने संवेदनशीलता से उस सौंदर्य को बनाए रखना चाहते हैं। इस कविता में प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है और मानवीयकरण अलंकार की बहुलता है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहते हैं कि चंद्रगहना तो मैं देख आया हूँ, अब वो जहाँ पे हैं उस जगह के बारे में कहते हैं, इस खेत की मेड़ पर, मेड़ अर्थात उसके खेत पर जो ऊंचा जगह बना होता है, उस पे बैठकर वह वहाँ के सारे दृश्य को देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ बता दूँ। बीते के बराबर मतलब एक छोटा सा बलिष्ठ हाथ के चौड़े पंजे को खोलने पर अंगूठे से भी छोटा उंगली के सिरे तक की नाप। ठिगना छोटे कद का, नाटा। मुरेठा का क्या अर्थ होता है? पगड़ी। शीश का अर्थ होता है सिर, इत्यादि। तो एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। चने पे तो छोटे छोटे गुलाबी फूल ही होते हैं। तो छोटा छोटा पौधा कवि को दिखाई दे रहा है खेत में। खेत की मेड़ पर बैठे बैठे कवि को छोटा छोटा चने का पौधा दिखाई दे रहा है, एक बलिष्ठ भर का, एक बीते के बराबर का, जिसके सर पे गुलाबी कलर का फूल खिला है। तो क्या कह रहे हैं? इसका मानवीयकरण अलंकार करते हुए कवि कहते हैं कि एक हरा ठिगना चना, यह हरा ठिगना चना किस प्रकार खरा है? गुलाबी फूल का मुरेठा बांधकर इसने अपने आप को सजाया हुआ है और यह यहाँ पर तनकर खरा है। चंद्रगहना नामक स्थान से देखकर लौटे हैं कवि। खेत एवं गांव की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए वो खेत की मेड़ पर अकेले बैठ गए हैं। उनके सामने चने का छोटा छोटा ठिगना पौधा खड़ा है जो एक बलिष्ठ के बराबर है और चना हरा और ठिगना है। और क्या है? ऊपरी भाग पर गुलाबी फूल ऐसा सज रहा है जैसे उसने मुरेठा पहन रखा हो। भाषा अत्यंत ही सरल और सहज है, स्थानीय बोली से अलंकृत है। एक बीते में के बराबर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। अब देखिए दूसरा पद है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या दो हृदय का दान उसको।
अलसी। अलसी का अर्थ होता है तीसी। एक प्रकार का ऐसा पौधा जिसके सर पे नीले कलर का फूल आता है, नीले रंग का फूल वो होता है। हठीली का अर्थ होता है जिद्दी। कवि जो हैं वे सौंदर्य के बीच में जीवन संघर्ष को भी देख रहे हैं, अलसी के हठ को देख रहे हैं और उसको अलसी के जीवन संघर्ष के माध्यम से बड़ी कुशलता से उस सौंदर्य को प्रकट भी करते हैं। क्या कहते हैं कवि? पहले कविता का अर्थ इस तरह समझिए। चने का पौधा तो उगा ही उगा है, उसके बीच में अलसी तीसी का भी पौधा जो है हट कर आकर उग गया है कि मैं तो यहीं पे उगूंगी। जो कि देह की पतली है, उसको नायिका के रूप में कभी प्रस्तुत करते हैं कि वह देह की पतली है और कमर की लचीली है, जिससे वह हवा में इधर उधर घूम रही है, झूल रही है। और उसका नीला फूल जो है जिसे उसने सिर पर चढ़ा रखा है, मानो कह रही हो कि जो इस फूल को छुएगा उसे मैं हृदय का दान कर दूंगी, अर्थात अपना हृदय उसको दे दूंगी। चने के क्यारी के पास ही अलसी भी उगी हुई है। उसने चने के पौधों के बीच जबरदस्ती उगकर अपना स्थान बना लिया है। इस जबरदस्ती उगने को ही कवि जो हैं जीवन संघर्ष के रूप में देख रहे हैं, इसीलिए उसे हठीली भी कह रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, ये बहुत ही पतली और लचकदार है। इसके ऊपरी भाग में नीले कलर के फूल है। अलसी के ऐसे सुंदर रूप को देखकर लगता है मानो अपनी मूक भाषा में कह रही हो, जो कोई उसे प्यार से छुएगा वह अपना प्यार भरा हृदय उस पर न्यौछावर कर देगी। भाषा अत्यंत सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। नीले फूले फूल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शैली चित्रात्मकता है, हर जगह लगता है कि जैसे एक चित्र सी खिंच गई हो। बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की लचीली में स्वर मैत्री बहुत ही अच्छी बन पड़ी है। अलसी को दुबली पतली सुंदर नायिका के रूप में प्रस्तुत करने के कारण यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो मैंने पहले भी कहा कि मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग जो है यहाँ इस कविता में बहुलता से किया गया है। और सरसों की न पूछो, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। सयानी का अर्थ यहाँ जवान कन्या से लिया गया है। हाथ पीले करना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है विवाह करना। फाग होली के दिनों में गाया जाने वाला गीत। खेतों में बिखरे सौंदर्य से कवि का मन रोमांचित हो गया। वह पल पल नई कल्पनाओं को जन्म दे रहा है। यहाँ सरसों और फागुन महीने का मानवीकरण किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य की सज धज को कन्या के शादी के मंडप के रूप में चित्रित किया गया है। यह कल्पना अत्यंत नवीन और रमणीय है। सरसों को दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पीली सरसों जो है हल्दी लगा रखी है उसने और वह बड़ी हो गई है। सरसों की न पूछो, और वह हो गई है सबसे सयानी। वह सबसे सयानी हो चुकी है और उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, अर्थात हल्दी लगा लिया है और ब्याह मंडप में आ गई है।
सरसों के रूप, सौंदर्य, हर्ष, उल्लास की कोई सीमा ही नहीं है। हर जगह उसका पीला रंग जो है चमक रहा है, जैसे हल्दी चढ़ी हो, नई नई दुल्हन पे हल्दी चढ़ी हो। वह बहुत ही प्यारा और आकर्षक और मनमोहक है। उसे देखकर सहज ही ऐसा लगता है कवि को जैसे कोई लड़की शादी के योग्य युवा हो या जवान हो गई हो, और सरसों के पीले फूल को देखकर ऐसा लगता है मानो वह शादी का जोड़ा पहनकर सज धज कर विवाह मंडप में आ गई हो। खुशी भरे वातावरण में फागुन का महीना अपने सौंदर्य और मधुर आवाज में फाग के गीत गाता हुआ नजर आ रहा है। और वो गीत ऐसा प्रस्तुत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सरसों के शादी के उपलक्ष्य में फागुन जो है वह शादी के और आनंद के गीत गा रहा हो। सबसे सयानी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। हाथ पीले कर दिए हैं, इसका दो अर्थ है, इसलिए श्लेष अलंकार है। पीले फूल आ गए, एक अर्थ तो है पीले फूल आ गए, और दूसरा अर्थ है विवाह हो गया। अब देखिए, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग पूरी कविता में किया गया है। इसीलिए सरसों और फागुन महीने का जो प्रस्तुतिकरण हुआ है वह मानवीकरण अलंकार में ही हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य की सज धज को कन्या के शादी के मंडप के रूप में कवि ने चित्रित कर दिया है। यह कल्पना अत्यंत नवीन और रमणीय है। इस काव्यांश में सारा सौंदर्य मानो सजीव हो उठा है। अब चौथे पद की ओर हम बढ़ते हैं। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। क्या कहते हैं कवि? प्रकृति का सुंदर, काल्पनिक, मनोरम और प्रेममयी चित्रण किया गया है। यहाँ स्वयंवर विवाह की एक रीति जिसमें कन्या अपनी इच्छा अनुसार अपने वर का वरण करती है। अनुराग, प्रेम। विजन का अर्थ है सुनसान स्थान। अब देखिए, कवि देख रहे हैं प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को और लिखते हैं कि इस तरह जो सरसों का उन्होंने प्रकरण बताया कि लगता है जैसे सरसों की शादी हो रही हो और वो उसने अपने हाथ पीले कर लिए। तो वो क्या कह रही हैं? कह रहे हैं देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर जो है वह हो रहा है, ऐसा कवि को प्रतीत होता है। और प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति जो है उसका प्रेम का आंचल जो है वह हिल रहा है। इतनी सौंदर्य भरी पड़ी है इस चंद्रगहना के उस स्थान पर जहाँ कवि बैठे हुए हैं।
इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से ये जो स्थान है सुनसान सा, जहाँ कभी बैठे हुए हैं उस निर्जन जगह में, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ प्रकृति में और चारों ओर प्रेम ही प्रेम बिखरा पड़ा है। और यहाँ पर कवि तुलना करते हैं अपने उस व्यापारिक नगर से जहाँ से वो आए हैं। उस व्यापारिक नगर में जहाँ प्रेम का अभाव है, वहाँ इस सुनसान जगह में प्रेम ही प्रेम प्रकृति से कण कण से उत्पन्न हो रहा है। तो प्रकृति की मनोहारिता का सुंदर वर्णन करते हुए कवि ने मानव हृदय के प्रेम भाव को रेखांकित कर दिया है। कवि कहते हैं कि प्रकृति इतनी सुंदर और प्रसन्न लग रही है, मानो वह स्वयंवर के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को देखकर कवि सोचते हैं कि नगरों की चहल पहल और भीड़ भाड़ और शोरगुल से भरे जीवन में कितना स्वार्थ भरा पड़ा है। सभी अपने में ही व्यस्त हैं, किसी को एक दूसरे से प्रेम भाव तो है ही नहीं। इसके विपरीत यह एकांत शांत प्रकृति कितनी सुंदर है। हवा से हिलते ये पौधे मानो अपना आंचल रूपी हाथ हिला हिलाकर अपने मन के प्रेम भाव को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए कवि ने कहा कि प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि सोचते हैं यहाँ पर कि कृत्रिम व्यापारिक नगरीय वातावरण की तुलना में प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य के मन में सोए हुए प्रेम भाव को जगाने और बढ़ाने की कितनी अधिक क्षमता है। इस कविता में अनुराग अंचल में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुराग अंचल प्रेम की प्रिय भूमि में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। गांव और व्यापारिक नगर की तुलना जो है वह हृदय स्पर्शी है। अब हम 5वें पद की ओर बढ़ेंगे। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। कवि जहाँ बैठे हैं वहाँ एक पोखर है। पोखर क्या होता है? तालाब। चकमकाना अर्थात चकाचौंध पैदा करना। तो उनके पैरों के तले में जहाँ बैठे हैं, पैरों के नीचे एक पोखर है अर्थात तालाब है, जिसमें हवा के साथ लहरियां उठ रही हैं। और उसके नील तल में जो भूरी भूरी घास होती है जो पानी में उगते हैं, वह भी उस पानी के लहर के साथ ही झूम रही हैं, लहरियां ले रही हैं। और क्या होता है? एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंखों को है चकमकाता। सूर्य की किरणें जो उसमें पड़ रही हैं, सूर्य का प्रतिबिंब, किरणें और प्रतिबिंब, सूर्य का अक्स जो उसमें दिख रहा है, सूर्य का चित्र जो दिख रहा है, वह एक बड़ा सा चांदी का गोल खंभा के समान प्रतीत होता है। क्योंकि हवा से जब वो चित्र जो है वह थोड़ा डोल जाता है तो वह गोल न होकर खूब बड़ा सा गोला बनाकर खंभा की तरह खड़ा हो जाता है
और आंखों को चकमकाने लगता है, चकाचौंध करने लगता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तालाब के किनारे कई सारे पत्थर भी ऐसे हैं जो वहाँ से जो पानी गुजर रहा है उसे चुपचाप पिए जा रहे हैं, अर्थात पानी उसके ऊपर से बराबर गुजर रही है, लेकिन वो वहाँ से हटते नहीं। न जाने कितने प्यासे हैं कि वह बार बार पानी पीने के बाद भी उनकी प्यास जो है वह नहीं बुझती, और न जाने ये बुझेगी कि नहीं बुझेगी, न जाने कब बुझेगी। कभी तालाब के किनारे प्रकृति के सौंदर्य को नए नए चित्रों का सहारा देकर, नए नए बिंबों का सहारा देकर दिखा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं। कभी कहते हैं जिस स्थान पे वो बैठे हैं वहीं उनके पैरों के नीचे एक छोटा सा तालाब है। हवा के कारण उसमें लहरियां सी उठ रही हैं। तालाब के नीचे तल में भूरे रंग की घास उगी हुई है। उसमें उठने वाली लहरियों से उसमें भी हलचल सी हो रही है, अर्थात वो भी लहरियां ले रहा है। घास भी लहराती हुई सी लग रही है। पोखर के जल में पड़ रहे सूर्य के प्रतिबिंब को चांदी का गोल खंभा कहा है कवि ने, क्योंकि वह ऐसा ही प्रतीत होता है। जब सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है तो वह चांदी के खंभे के समान दिखाई दे रहा है, जिसे कवि ने यहाँ बताया है। इसकी चमक भी आंखों को चौंधिया जाती है। यहाँ कई पत्थर भी पड़े हैं। हवा के झोंकों से पानी में जो लहरियां उठ रही हैं उसके कारण किनारे का पानी उन पत्थरों को छू रहा है, लेकिन लगता है मानो ये पत्थर इतने प्यासे हैं कि पोखर का पानी पीने पर भी इनकी प्यास बुझती प्रतीत नहीं हो रही है। ना जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। सूर्य के प्रतिबिंब के लिए चांदी का बड़ा सा गोल खंभा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रकृति के गतिशील सौंदर्य का चित्रण है। तालाब में उठने वाली लहरें तथा उसमें दिखने वाली घास जो लहरा रही है। नील तल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ल की आवृत्ति के कारण पत्थरों का पी रहे चुपचाप पानी में मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ने तालाब में उठने वाली लहरियों तथा सूर्य का प्रतिबिंब का अत्यंत आकर्षण, रमणीय और मनमोहक चित्रण भी किया है, जिससे दृश्य जो है बिल्कुल ही सजीव तथा साकार हो उठा है। ऐसा लगता है कि सारा दृश्य ही सामने प्रस्तुत हो गया हो। अब हम छठे पद की ओर बढ़ेंगे। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले में डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। यहाँ मीन का अर्थ मछली, चंचल का अर्थ है तेज गति से चलने वाली। ध्यान निद्रा, ध्यान रूपे नींद, मतलब पूरी नींद में नहीं, ध्यान निद्रा। चट अर्थात शीघ्र, श्वेत सफेद, माथ माथा, झपाटे झपट्टे से, जल के हृदय पर। जल के हृदय पर तात्पर्य पानी के सतह पर। उजली अर्थात चमकदार, चटुल फुर्तीली, चतुर
चालाक गगन, आकाश कहते हैं। अब कभी जो एक नया दृश्य देखते हैं तालाब में, उसके बारे में वो वर्णन कर रहे हैं। एक बगुला जो है तालाब में एक टांग पर खड़ा है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। वो जल में अपने पैर डुबोकर खड़ा है और ध्यान निद्रा में मग्न है। ध्यान निद्रा मतलब वो ध्यान लगाए हुए है कि कौन सी मीन जो है, मछली जो है, वह सामने दिखे। और देखते ही मीन को, मछली को पानी की सतह पर जब मछलियां आती हैं तो उसे देखते ही वह चंचल हो उठता है और ध्यान निद्रा त्याग देता है और चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। शीघ्रता से उस मछली को अपने चोंच में दबाकर अपने गले के अंदर खा लेता है, डाल देता है। और उसके बाद क्या है, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, एक काले माथे वाली चतुर चालाक चिड़िया जो है, जिसके पंख श्वेत हैं, सफ़ेद हैं, वो क्या करती है, सतह पर जो मछलियां आती है उसे देखते ही वह जल के हृदय पर अर्थात जल के सतह पर टूट पड़ती है और झट से एक उजली मछली उठाकर वह दूल और एक उजली मछली उठाती है और अपने पीली चोंच में दबाकर दूर गगन में उड़ जाती है। तो उस मछली को उठाकर वो भाग खड़ी होती है वहां से। कवि ने इस दृश्य का भी बड़ा ही साकार वर्णन किया है। कवि कहते हैं, इसी तालाब के पानी में एक टांग को दबाकर बगुला ऐसा प्रतीत होता है मानो ध्यान रूपी नींद में हो। जैसे ही वह जल में किसी मछली को सामने से तैरकर आते देखता है तो फुर्ती से अपने ध्यान रूपी निद्रा को त्याग कर झटपट उसे अपने चोंच में दबाकर गले में उतार लेता है। तालाब के किनारे बैठे हुए कवि देखते हैं कि तालाब के जल पर ऊपर में कुछ चिड़ियां भी उड़ रही हैं। इनमें से एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों की सहायता से तेज झपट्टा मारकर जल के अंदर से अपनी चोंच घुसाकर तैरती हुई चमकदार फुर्तीली मछली को अपने पीली चोंच में दबाकर आकाश में दूर उड़ जाती है। चतुर चिड़िया उजली चटुल मछली में अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। झट, झपट, फौरन, चटुल आदि शब्दों का दार्शनिक प्रयोग हुआ है। सरल, सहज, प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग है। बगुले का मछली को पकड़ना, चिड़िया का मछली को अपनी चोंच में दबाकर आकाश में उड़ना अत्यंत स्वाभाविक सा प्रयुक्त होता है, अत्यंत स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत करता है। अब 7वां पद, दृश्य। और यहीं से भूमि ऊंची होती है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद। स्वच्छंद मतलब आज़ाद, अनगढ़। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची फैली, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अनगढ़ टेढ़ी मेढ़ी, बांझ भूमि, बंजर भूमि, रीवा एक कांटेदार पेड़ विशेष। यह पेड़ कुछ कुछ बबूल के पेड़ के जैसा होता है। कवि यथार्थ चित्रण के लिए नवीन एवं उचित बिंबों का प्रयोग करते हैं जो अत्यंत ही उल्लेखनीय बन पड़े हैं। क्या कहते हैं कवि? और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से, वहीं पर एक जगह से भूमि जो है थोड़ी सी ऊंची होकर वहाँ की रेल की पटरी गई है।
ट्रेन का टाइम नहीं है, इसलिए कवि यहाँ बैठने के लिए स्वच्छंद है कि ट्रेन का टाइम नहीं है, इसलिए कोई खतरा नहीं है और मुझे जाना भी नहीं है अभी कहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है। ठीक है, तो मैं यहाँ स्वतंत्र हूँ बैठने के लिए, क्योंकि ट्रेन का टाइम भी नहीं है और मुझे कहीं जाना भी नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। यहाँ कवि ने कहा है कि चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ जो हैं वह बहुत दूर तक फैली हैं। ये पहाड़ियाँ बहुत ऊंची नहीं हैं, छोटी छोटी ही पहाड़ियाँ हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अर्थात यहाँ की जो भूमि है, जो ऊपर गई है, वहाँ पे और कोई पेड़ नहीं है, सिर्फ रीवा के पेड़ जो हैं, कांटेदार होते हैं रीवा के पेड़, कैक्टस प्रजाति के होते हैं, वो कुरूप ढंग से वहाँ पे खड़े हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। कभी जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ के सामने की ओर भूमि जो है, भूमि का धरातल ऊंचा है, सामने से ही रेल की पटरी गई है। कभी जानते हैं कि अभी रेलगाड़ी का टाइम नहीं है, उन्हें कहीं जाना भी नहीं है, इसलिए वे स्वतंत्र हैं, वे आज़ाद हैं। जब तक उनका मन करेगा वे यहीं रुके रहेंगे। चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये पहाड़ियाँ बहुत ऊंची भी नहीं हैं। यहाँ की ज़मीन जो है बंजर है। बंजर भूमि के होने के कारण न हरी हरी घास है, न ही छायादार पेड़ है। नाम मात्र को कहीं कहीं रीवा के कांटेदार पेड़ हैं जो देखने में ही कुरूप से लगते हैं। ऊंची नीची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूर दिशाओं में कांटेदार कुरूप में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ट्रेन टाइम आदि अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। प्रवाहपूर्ण और गतिशील भाषा है। शैली चित्रात्मक है। प्रकृति का अत्यंत सहज स्वाभाविक यथार्थ वर्णन किया गया है। अनगर रूप में मतलब छोटी ऊंची नीची पहाड़ियों की चोटियों का वास्तविक चित्रण हुआ सा प्रतीत होता है। अब हम 8वें दृश्य की ओर बढ़ते हैं, 8वें पद की ओर बढ़ते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टेटे टेटे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता, सारस का स्वर टिट्टो टिट्टो। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। कभी क्या कहते हैं, ऐसे बंजर भूमि में अगर कोई तोते का स्वर सुनाई पड़ जाए या किसी पक्षी का प्यारा सा स्वर जो है वो सुनाई पड़ जाए तो हृदय को कितनी तसल्ली मिलती है और कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे में कवि को मीठा, ऐसे बंजर और निरस जगह में कवि को मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे अर्थात तोते का स्वर सुनाई पड़ता है, जो कि टेटे टेटे के स्वर में बोल रहा है। और क्या सुन पड़ता है, इस वनस्थली का हृदय चीरता, हृदय को चीरता हुआ उठता गिरता। कौन सा स्वर? सारस का स्वर। सारस भी ऐसे में बोल रहा है, टिटो टिटो। सारस भी टिटो टिटो की आवाज में बोल रहा है। ऐसे में कवि का क्या मन होता है? मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। कहाँ? जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्चे प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। ऐसे में कवि का मन होता है कि वह सारस के संग वहाँ उड़ जाएं जहाँ सारस और सारसी का जोड़ा रहता है। सारस और सारसी का
जोड़ा रहता है। वो कहाँ रहते हैं? हरे खेत में। जहाँ सारस और उसकी जोड़ी जो है वह हरे खेत में रहती है, वहीं जाकर वो उनकी प्रेम कहानी जो है चुपके चुपके सुन ले। सच्ची प्रेम कहानी उनकी चुप्पे चुप्पे सुनने के लिए कवि जो हैं वहाँ उड़ जाना चाहते हैं। कवि प्रकृति से अत्यंत ही प्रभावित होते हैं, इसलिए कवि पक्षियों की मधुर आवाज़ से अत्यंत प्रभावित हैं और उनके स्वरों में उनकी प्रेम कहानी की कल्पना करते हैं। कवि पोखर के किनारे बैठे हैं, उन्हें वहाँ तोते की टेटे की आवाज़ जो है वह सुनाई दे रही है। तोते की यह आवाज़ कवि के मन को बहुत प्रभावित करती है। तोते का स्वर कवि के कानों में मीठा मीठा रस टपका रहा है। बहुत ही मधुर लग रही है तोते की यह आवाज़ कवि को। तभी कहीं दूर से सारस के जोड़े की टिटो टिटो ध्वनि सुनाई दे रही है। सारस के जोड़े की ध्वनि सारे जंगल में गूंज रही है। सारस का स्वर कभी तेज होता है तो कभी धीमा हो जाता है। कभी का मन भी करता है उड़कर उस स्थान पर चली जाए जहाँ सारस का जोड़ा जो है प्रेम भरी बातें कर रहा है। दोनों सारस जो है प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, जिसे सुनने का कवि को इच्छा होती है, जिस कारण उड़कर वो वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर छिपकर बैठ जाना चाहते हैं ताकि दोनों की सारस युगल की प्रेम भरी बातें जो हैं वह सुन सकें। अब देखिए, वनस्थली का हृदय चीरता मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मीठा मीठा एवं चुप्पे चुप्पे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। जुगल जोड़ी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। टीटो टीटो टे 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 में नाद स्वर का प्रयोग हुआ है। सुग्गे का स्वर मीठा मीठा रस टपकाता है, जबकि सारस का स्वर वनस्थली का हृदय चीर देता है। सारस की युगल जोड़ी के प्रेम कहानी को सुनने की कवि की इच्छा मौलिक कल्पना है। आज यहीं तक इस पाठ को पुनः ध्यान से पढ़ लेंगे।